नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम में अब तक जितने प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे, जिससे आने वाले 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम की दृष्टि से ये श्रृंखला आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। क्या चीज़? किसने कहा था भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तब ये किसने कहा था? तब ये कहा था ऑस्टिन ने। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया यह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा जा चुका, जो कि यूपीपीसीएस आरओ जो नाम है इससे पहले से यूपी यूडीए एलडीए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे यूपीपीसीएस आरओ के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या के लिए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य प्रिंस विधि शास्त्री जी ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट श्रृंखला होगी या क्वेश्चंस होंगे उनके लिए टिक मार्क कर दिए जाएंगे, इसलिए दोस्तों इन्हें भी अवश्य देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। पूछा कि संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी। तब ये दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी थी। बढ़ते हैं आगे। तो इसकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि भारतीय सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। क्या यह सही है या गलत है? तब ये सही है। देखते अगला कथन में क्या पूछ रहा है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी ठीक है, इसलिए हमारे पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS, पहले जो सिविल सेवा थी जिसे IAS कहते हैं या UPSC कहते हैं, पहले ये ICS
के नाम से जानी जाती थी और ये लंदन में आयोजित कराई जाती थी तथा 1855 से इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। कहाँ आयोजित की जाने लगी? लंदन में। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में होने लगी। कहाँ होने लगी? 1922 में जो ये परीक्षा UPSC जिसे IAS के नाम से जानते हैं, ये 1922 में ये भारत में होने लगी। और भारत में सबसे पहले किस ज़िले पर या किस जगह या ज़िले में हुई थी? ये हुई थी इलाहाबाद में। और उसके बाद में कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में आयोजित की जाने लगी। 1930 तक अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 4 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तब ये कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे, C अय्यर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तब जो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे तब वो थे राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें क्या है? इसमें प्रमुख जो समितियां थीं वे कुल 8 समितियां थीं और इसके प्रारूप जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार लिया गया है रूस एवं संविधान के प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था तब ये कौन था? तब ये थे BN राव। बढ़ते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तब ये स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? तब ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब ये कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे कहाँ से लिए गए हैं? वे लिए गए हैं रूस से। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें सम्मिलित किया गया था। और ये लिए कहाँ से गए थे? ये सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तब ये किस देश से ग्रहण की गई है? तब ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? देखते हैं इसके और विकल्प। हाँ जी, कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? तब ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तब ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब उसमें उस समय कितने अनुच्छेद थे? तब कितने अनुच्छेद थे? तब उसमें थे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन वर्तमान में क्या है? संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 468 है। जबकि क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन उनमें का, खा, गा या ABCD करके इस तरह से बढ़ा दिया गया। लेकिन जो मूल जो है वो आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। कानूनी नाम क्या है भारत का? दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा द यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसे कहते हैं यह एक भारतीय संघ है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? क्या है? कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें क्या भाग 9 में होती हैं? होती हैं, ठीक है, ये ठीक है। नगर पालिका भाग 9X का में होती हैं क्या? होती हैं, ये भी ठीक है। सहकारी समितियाँ क्या 9 खा में होती हैं? होती हैं, ये भी ठीक है। अधिकरण भाग X में होता है क्या? नहीं। जो अधिकरण होता है ये आपका ऑप्शन डी गलत है। जो अधिकरण होता है तब ये आपका होता है भाग किस में होता है? ये आपका होता है भाग 15 का में, सॉरी, ये आपका होता है भाग 14 का में होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। क्या बताना है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। नागरिकता भाग सेकंड, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, ठीक है। नगर पालिकाएँ 9A में, ठीक है। और निर्वाचन भाग XB में, ठीक है। अब इसमें ये देखना कौन सा गलत है। तो जो आपका ये ऑप्शन बी ये दे रखा है संघ राज्य क्षेत्र 7, लेकिन ये 7 में ना हो करके ये 8 में होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तब ये किसके अंतर्गत किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। संविधान का भाग आपात उपबंध XB, दूसरा क्या है संविधान का भाग राजभाषा, ये। तब इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा दोस्तों मिलाने के बाद में ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो सूची फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो 7वीं सूची में क्या होगा, 8वीं सूची में क्या 8वीं सूची में क्या होगा, आपकी भाषाएं होंगी। और 10वीं सूची में क्या होगा, आपका दल बदल होगा। और 9वीं अनुसूची में क्या होगा, आपका ये होगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और आपकी 7वीं सूची में क्या होगा, 7वीं सूची में आपका होगा संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा मिलाने पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो वह कौन सा भाग है, तब वह आपका है उद्देशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या किसमें की गई है, तब उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। कौन जो ऐसा है जो कि एक नहीं है। तो इनमें से कौन भारतीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। तो कौन एक नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वशक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वशक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। तो कौन सा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका गलत होगा। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दें, और किसी तरह का अगर कोई त्रुटि दिखे या संशोधन हो तो आप कमेंट में अवश्य दें, जिससे हम अपनी क्लास में सुधार कर सकें। इस क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।